Aim right, achieve big at KR Mangalam University. 29 सितंबर 2008 को मालेगांव में हुए बम धमाके को लगभग 17 साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन अभी भी इंतज़ार है विक्टिम्स को फैसले का और जो आरोपी थे उस मामले में उन्हें भी कानूनी फैसले का, क्योंकि इस मामले में 6 लोगों की मृत्यु हुई, 7 आरोपी जो हैं एजेंसियों ने पकड़े। लेकिन ये मामला इतना लंबा चला कि इसमें बहुत से डेवलपमेंट्स हुए। मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट में कई ऐसी नई चीज़ें निकल कर सामने आई, खासतौर पर पॉलिटिकल तरीके से। वो भी अपने आप में एक पूरा किस्सा है, एक पूरी कहानी है। और इस पूरे कहानी में एक आरोपी समीर कुलकर्णी वो व्यक्ति हैं जो एक लंबे समय से कोर्ट का चक्कर काट रहे हैं। सर, हमने एक लंबे समय से आपको देखा है, जब भी कोर्ट भी आना हुआ तब भी हमने देखा है कि जब भी मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट को लेकर सुनवाई होती थी, आप कोर्ट के बाहर खड़े नज़र आए हैं। और आप मुंबई में रहते भी नहीं हैं, सालों से आप यहाँ ट्रैवल करके आए हैं। ये मुझे मेरे सीनियर्स ने और उनको उनके सीनियर्स ने बताया है। तो सबसे पहले तो आपसे यही सवाल होगा कि ये जो फैसले की अब घड़ी आ गई है, क्या मन में विचार हैं और क्या लग रहा है? महोदय, प्राण कंठ में लाकर इस दिन का हम राह देख रहे। 17 वर्ष पूर्व मुझे 25 अक्टूबर 2008 को भोपाल मध्य प्रदेश से झूठे नाम से मुझे मुंबई लेके आए। मेरा ज़िंदगी का 15 मिनट वक्त चाहिए करके मुझे झूठ बोला और तब से मैं चक्कर काट रहा हूँ। मैं पुणे महाराष्ट्र से हूँ। 2008 में मैं कभी महाराष्ट्र आया नहीं। इस मुकदमे में 12 आरोपियों को एटीएस ने पकड़ा था। 2 आरोपियों को जब 2011 में एनआईए के पास केस ट्रांसफ़र हुआ तो उन्होंने 2 आरोपियों को पकड़ा था। तो 14 में से 7 आरोपियों को सम्माननीय विशेष एनआईए न्यायालय ने 2017 में उनके खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं है करके उनको विदाउट ट्रायल डिस्चार्ज किया। बचे हुए जो 7 आरोपी है, हमारे ऊपर यूएपीए का चार्ज है, एक्सप्लोजिव एक्ट का है, 302(120) का कॉन्स्पिरेसी का भी चार्ज है, 500 के ऊपर स्टेटमेंट है। लेकिन जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन में 2016 में एनआईए ने जो चार्जशीट दाखिल किया तो उन्होंने ही स्वयं लिखा है कि एटीएस ने अपने अधिकारियों का दुरुपयोग करते हुए ड्यूबियस मेथड से इन्वेस्टिगेशन किया, निर्दोष भारतीयों को लटकाया, प्रेशराइज किया विटनेस के साथ, गलत तरीके से एमसीओसी एक्ट के अंदर 9 साल हमारे ऊपर मुकदमा चलाया। सम्माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने डाउट क्रिएट किया था एमसीओसी के ऊपर और 2017 में हमारे ऊपर का एमसीओसी चार्ज हटाया गया। लेकिन 9 वर्ष इसी राज्य का जो सबसे बड़ा कानून था उसके तहत हमारा जिंदगी का 9 वर्ष बर्बाद हुआ। और सप्लीमेंट्री चार्जशीट के अंदर यह भी लिखा है कि इस मुकदमे का एक को एक्यूज है सुधाकर ओंकारनाथ चतुर्वेदी, वो मिलिट्री इंटेलिजेंस के लिए काम करता था। तो उसके घर के अंदर आरडीएक्स प्लांट करवाया। शेखर बगाड़ी जो एटीएस का अफसर था उसने, ऐसा देश का जो प्रीमियर एजेंसी है एनआईए, वो अपने चार्जशीट में कहती है। उसी को कंसिडर करते हुए, उसी का कॉग्निजेंस लेकर सम्माननीय विशेष न्यायालय ने आधे आरोपियों को डिस्चार्ज किया, बाकी सब लोग जमानत के ऊपर है। तो 50% केस ऑलरेडी कोलैप्स है। पूरे 323 गवाहों की साक्ष्य रिकॉर्ड की गई, उसमें से 40 साक्षीदार को सम्माननीय न्यायालय ने हॉस्टाइल डिक्लेयर किया। लेकिन सच्चाई यही है कि तो पहले दिन से कह रहे थे कि पुलिस ने हमको इलीगल डिटेन रखा गया, टॉर्चर किया, धमकाया। आर्मी ऑफिसर को ने साक्ष्य रिकॉर्ड किया कि हमारे कनपट्टी के ऊपर गन रखकर हमसे झूठ बोलने के लिए हमको मजबूर किया। और मैक्सिमम जो हॉस्टाइल विटनेस है वो आर्मी ऑफिसर है, वो कोई लेमैन नहीं है, ऑन ड्यूटी कर्नल रैंक के ऑफिसर है। तो जो पहले दिन से सच हमें पता था, जांच एजेंसी को पता था, तत्कालीन यूपीए गवर्नमेंट को पता था, वो 31 जुलाई को दुनिया को पता चलेगा। हमारा सौभाग्य भारतीयों का कि न्याय यंत्रणा यह स्वायत्त है, सार्वभौम है और जो अवेलेबल रिकॉर्ड है, जो एविडेंस है, उसके ऊपर इसका डिसीजन आएगा। मैंने कभी पहले दिन से वकील नहीं किया, ना मेरा सिंगल एडजर्नमेंट एप्लीकेशन है, ना एग्जाम्पशन एप्लीकेशन है, ना मैं कभी एक पल देरी से गया। मैं हर दिन पुणे से सोमवार से शनिवार तक स्पेशल एनआईए कोर्ट में आता था, इसी विश्वास के साथ आता था कि मेरे माथे के ऊपर जो कलंक लगाया है कांग्रेस ने, उसे इसी जिंदगी में मुझे मिटाना है। और ये एकमात्र मुकदमा नहीं है मालेगांव बम विस्फोट 2008। इसी मुकदमे के पश्चात समझौता ब्लास्ट में पाकिस्तानी आतंकवादियों को छोड़कर हिंदुओं को लटकाया, हैदराबाद ब्लास्ट में हिंदुओं को लटकाया, अजमेर शरीफ ब्लास्ट है, मोडासा ब्लास्ट है, मालेगांव 2006 का ब्लास्ट है। तो पुलिस ने तत्कालीन केंद्र सरकार के लिए मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए बहुत ही अश्लाघ्य शब्द है हिंदू आतंकवाद और भगवा दहशतवाद, ये नैरेटिव सेट करने के लिए
ये झूठ बार बार सम्मानित न्यायालय ने बोला, मीडिया में बोला, इलेक्शन के वक्त बोला। जी, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि भगवा आतंकवाद का जो टर्म है, ये इसी मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट के बाद ये टर्म पहली बार देश ने सुना था। कौन थे वो नेता, किसने शुरू किया, ये टर्म कहाँ से निकला? सर 2009 का आम चुनाव सामने था और इस स्वतंत्र भारत के पवित्र भरत भू के ऊपर जो सामाजिक जीवन जीने वाले, जो संन्यस्त जन है, जो देशभक्त से ओतप्रोत है, कभी किसी आक्रमणकारियों ने या अंग्रेजों ने किसी भी देशभक्तों को आतंकवाद या दहशतवाद के नाम के आगे हिंदू या भगवा शब्द नहीं लगाया। तो यह दुस्साहस किया इस राज्य का जो तत्कालीन राष्ट्रवादी का नेतृत्व था, शरद पवार, दिग्विजय सिंह कांग्रेस के, शकील अहमद, अहमद पटेल, सुशील कुमार शिंदे, शिवराज पाटिल, चिदम्बरम, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इन्होंने बार बार इलेक्शन में और विश्व पटल के ऊपर हमारे परम पवित्र सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को और भगवा को बदनाम किया अपनी क्षुद्र राजनीति के लिए। इन्होंने वर्ष आजीवन बहुसंख्यक हिंदू समाज के आधार से वोट बटोरे, सत्ता का उपभोग किया और हिंदू समाज के साथ गद्दारी किया, विश्वासघात किया और जो अल्पसंख्यक समाज है उसके साथ भी छल किया। मैं सभी भारतीयों को आश्वस्त करता हूं कि जो भी फोर्सेस के बंदे होते हैं, जो भी पुलिस वाले होते हैं, तो उनको विरासत में वर्दी नहीं मिलती है अपने बदन के ऊपर, स्वकर्तृत्व के ऊपर, काबिलियत के ऊपर उनके बदन के ऊपर वर्दी होती है। लेकिन जैसा आरबीआई और इलेक्शन कमीशन स्वायत्त होता है, न्यायपालिका स्वायत्त है, वैसी जांच जैसी हमारी स्वायत्त नहीं है। दुर्भाग्य से जो भ्रष्टाचार में डूबे हुए या वैयक्तिक महत्वाकांक्षा से मुझे मुंबई का सीपी बनना है, मुझे महाराष्ट्र का डीजी बनना है या राष्ट्रपति पदक चाहिए, इसके लिए सत्ताधारियों के टलवे चाटना ये एकमात्र जीवन का उद्देश्य उनका बन जाता है। तो ऐसे जो घटिया पुलिस अफसर है उसमें प्रमुखता से है परमवीर सिंह, अरुण खानविलकर, सचिन कदम, राजन घुले, शेखर बगाड़े। तो ये हम केवल इनके ऊपर आरोप नहीं लगा रहे। 7/11 का अभी बॉम्बे हाईकोर्ट ने सभी आरोपी को बाइज्जत बरी किया। 2006 के अंदर भी इन्हीं लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किया और हम निर्दोष है, इसलिए ईच एंड एवरी डेट को हम जाते हैं न्यायालय के अंदर। ये कोई पुलिस ऑफिसर ट्रायल में एक दिन के लिए भी नहीं आए, मुंह छुपा कर बैठे हैं। जिन्होंने एक चार्जशीट दाखिल किया, केपी रघुवंशी साहब है, वो भी ट्रायल के अंदर नहीं आए। अनामी रॉय साहब थे, वो भी ट्रायल के अंदर नहीं आए। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आज हम आंसरेबल नहीं है, आज आंसरेबल है तत्कालीन केंद्र का और राज्य का जो नेतृत्व है, कि जिन्होंने ट्रायल में अपना मुंह छुपा के बैठे थे, वो ये सब बातों का आंसरेबल है। सच तो हमें पहले दिन से पता था, दुनिया को 31 जुलाई को पता चलेगा। मैंने अभी भी सम्माननीय राष्ट्रपति महोदय, सम्माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति महोदय, सम्माननीय उच्च न्यायालय मुंबई के न्यायमूर्ति महोदय, मुख्य न्यायमूर्ति महोदय, इनको लिखित आवेदन दिया है कि जो 17 वर्ष का मेरा संघर्ष है न्याय पाने का, तो मेरे निर्दोषत्व के ऊपर सम्माननीय विशेष न्यायालय ठप्पा लगाए। ये मुझे अभिप्रेत तो है ही, लेकिन साथ ही जिन्होंने अपने अधिकारों का बार बार दुरुपयोग किया, जिन्होंने माननीय विशेष न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में एफिडेविट के ऊपर झूठ बोला, न्यायालय का विश्वासघात किया, अल्पसंख्यक समाज के साथ छल किया, हिंदुओं को विश्व पटल के ऊपर बदनाम किया, तो वो उनको सजा कब मिलेगी? मेरा जीवन के 17 वर्ष मुझे कौन लौटाएगा? कौन इसके लिए आंसरेबल है? यह मैंने मांग किया है माननीय राष्ट्रपति महोदया, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को। मुझे विश्वास है कि इस देश में इन गुनहगारों का, जिन्होंने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया, जिन्होंने सत्ता के दलाल बनकर अपना जीवन यापन किया, और कभी ना कभी इस महाराष्ट्र के जेल के अंदर अपना जीवन यापन करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। समीर जी, पूरा भरोसा है आपको कि 31 तारीख को जब फैसला आएगा आप सभी 7 आरोपी निर्दोष साबित होंगे? सर जी, हम भारतीयों का सौभाग्य है कि हमारी जो न्यायपालिका है वो स्वायत्त है। यह देश विशुद्ध रूप से कानून का राज चलता है। हम निर्दोष थे इसलिए वकील नहीं किया, नार्को टेस्ट किया, ब्रेन मैपिंग टेस्ट किया, पॉलीग्राफ टेस्ट किया, बाकी आरोपियों ने भी किया। हमने ट्रायल फेस किया। तो कानून का प्रोविजन है कि जो भारतीय संविधान है, जो कानून है, जो एविडेंस रिकॉर्ड हुआ है, उसके आधार के ऊपर माननीय न्यायालय हर देश का निर्णय करता है। तो वो हमने देखा है, किसी भी आरोपी के खिलाफ किसी भी विटनेस ने कुछ भी एक अपशब्द भी नहीं बोला है। बहुत सारे विटनेसेस ने नहीं पहचाना नहीं आरोपी को, किसी को जानते नहीं करके। तो जो रिकॉर्ड है उसके आधार के ऊपर मैं आपको आश्वस्त करता हूं, और मैं स्वयं निर्दोष हूं, तो मुझे पहले दिन से पता था।
तो न्यायालय तो कानून के दायरे के अंदर अपना निर्णय करेगा। तुरंत जमात उलेमा हिंद नाम की जो संस्था संगठन है कि उन्होंने भी हिंदू समाज के ही कुछ वकीलों को हमारे खिलाफ उच्च न्यायालय में और सर्वोच्च न्यायालय में यह मुकदमा डिले करने के लिए बहुत सारा पैसा देके अपना एक भूमिका निभाया। उन्होंने जिनका वकालतनामा लिया था, जो पीड़ित थे, उनके साथ भी उन्होंने गद्दारी किया, विश्वासघात किया। वह तुरंत अपील में जाएंगे। जो 7 आरोपी डिस्चार्ज हुए हैं इस मुकदमे के, उनके खिलाफ कोई क्यों नहीं गया अपील में? क्योंकि वो सच्चाई है। जो जमानत के ऊपर है, उनकी जमानत कैंसिल करने के लिए क्यों नहीं गए हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट? क्यों नहीं जमानत कैंसिल करके लेके आए? क्योंकि जो सच है वो न्यायालय में अधोरेखित होता है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि सातों के सातों जो जिनके ऊपर कॉन्स्पिरेसी का झूठा आरोप लगाया, वो सभी के सभी बाइज्जत बरी होंगे। वो निर्दोष थे इसलिए बरी होंगे। समीर जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि एनआईए की जो जांच थी और जो एटीएस की जांच थी, बहुत कॉन्ट्रडिक्शन है दोनों में। एटीएस ने जो जांच की उसको लेकर बहुत सवाल आप लोगों ने पहले ही खड़े किए हैं, क्या कहेंगे? सरजीत 2011 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा का इलेक्शन सामने रखकर एनआईए ने ये दोनों के दोनों मुकदमा, मालेगांव विस्फोट 2006 और मालेगांव विस्फोट 2008, एनआईए एक्ट के तहत अपने इन्वेस्टिगेशन के लिए अपने पास लिया। किसी कोर्ट ने या किसी न्यायालय ने या किसी आरोपी ने कोई आवेदन के ऊपर यह मुकदमा ऐसा ट्रांसफर नहीं हुआ है। तो चिदम्बरम ने घटिया राजनीति खेलने के लिए 2006 के, उनको 2008 में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन 2006 के सभी आरोपी को उसने बरी किया। 3 जांच एजेंसी थी, स्टेट की टॉप 1 जांच एजेंसी एटीएस और सेंट्रल की 2 जांच एजेंसी सीबीआई और एनआईए। तो सम्माननीय विशेष न्यायालय 2006 का जो पहला सेट के जो आरोपी थे उनको बाइज्जत बरी करते हैं केवल 31 पन्नों के अंदर। तो उस मुकदमे में भी जांच एजेंसियों ने सत्ताधारियों के फेवर में जांच किया। तो यह पहला मुकदमा नहीं है एनआईए का। ऐसे बहुत सारे मुकदमे हैं कि जिसके अंदर एनआईए ने जो प्रीमियर जांच एजेंसी है, जो प्रीवियस जांच एजेंसी है, अगर उन्होंने गलती से अगर कोई इन्वेस्टिगेशन किया है तो उसको सुधारा है। और जांच एजेंसी का काम है जांच करना। कानून के दायरे के अंदर मुकदमा चलता है, न्यायालय में उसको साबित करना पड़ता है। तो जिसको नहीं निर्णय अगर पसंद है तो वो अपील कर सकता है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि हम किसी को दोष देने के बजाय जो सत्ताधारी है, जो पूरा कंट्रोल करते हैं अपनी घटिया राजनीति के लिए, जो षड्यंत्र करते हैं, वो आंसरेबल है। जो टैक्सपेयर के पैसों से सालों साल तक सत्ता का उपभोग करते हैं और उन्हीं के साथ विश्वासघात करते हैं। ये तो हमारा देश है, हमारी व्यवस्था है, और हमारी व्यवस्था के साथ ये छल करते हैं, विश्वासघात करते हैं। तो ये अभी नहीं चलना चाहिए। इस देश में कांग्रेस को फिर से अगर ये सत्ता में आती है तो वह फिर से अल्पसंख्यक समाज के साथ छल करेगी। आखिरी सवाल होगा आपसे कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान एक लंबा समय बीत गया है, क्या अभी भी न्याय प्रणाली और न्याय व्यवस्था पर आपका भरोसा टिका हुआ है? सम असहाय भारतीय किसके पास जाए सर? गलती से प्रचार प्रसार मुंबई के जो है प्रामाणिक, तो यह हमारी आवाज पहुंचाते हैं बार बार। आज इन्हीं मुंबई के प्रचार प्रसार माध्यमों की वजह से ही हमारा मुकदमा ये 31 जुलाई को समाप्त होने वाला है। मालेगांव विस्फोट 2008 का 6 का मुकदमा अभी शुरू भी नहीं हुआ, कब खत्म होगा पता नहीं है। तो हमारे पास कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, हमारे पास कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, और हम स्वाभिमानी है, हम निर्दोष है। न्यायपालिका के ऊपर हम पूरा विश्वास रखते हैं। इसीलिए तो ईच एंड एवरी डेट को जाते हैं, इसीलिए तो एक पल भी लेट नहीं कि हम वहां पर गए हैं। हमारे पास दूसरा कोई साधन भी तो नहीं है। हमारा देश है, हमारी व्यवस्था है। 140 करोड़ भारतीय विश्वास रखते हैं न्यायपालिका के ऊपर। मैं भी हूं ऐसा भारतीय। विश्वास करने के सिवा हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। अगर कोई गलत निर्णय अगर कोई देता इसके पहले के न्यायमूर्ति महोदय ने, तो उनका ऑर्डर हम सेटिस्फाइड करके लेके आए। अगर पहले भी अगर गवर्नमेंट ने सच बोला होता, अभियोजन पक्ष ने सच बोला होता, तो यह मुकदमा चलना ही नहीं चाहिए था। से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, एक लंबा इंतजार रहा है इस फैसले को लेकर। अब 31 जुलाई को जब फैसला आएगा तो देखना ये होगा कि कोर्ट की तरफ से क्या फैसला होता है। अगर जो भी फैसला, चाहे जो भी हो इस मामले में, लेकिन ये एक लंबा इंतजार है, चाहे ये आरोपियों की तरफ से हो या फिर पीड़ितों की तरफ से हो। कैमरामैन सागर खाड़े के साथ साकेत राय, इंडिया टीवी, मुंबई।